लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एंडोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में, और ये भी पढ़ा था कि एंडोजेनिक प्रोसेसेस दो तरीके के होते हैं, डायस्ट्रोफिज्म और वोल्केनिज्म। आज की जो क्लास है वो हमारी डायस्ट्रोफिज्म के बारे में है। ठीक है, ये तो पता चल ही चुका है कि ये एक एंडोजेनिक प्रोसेस है। डायस्ट्रोफिज्म का मतलब होता है अर्थ की क्रस्ट में कोई भी डिफॉर्मेशन होना, कोई भी अर्थ की क्रस्ट की फॉर्म में कोई भी चेंज होना, उसको हम डिफॉर्मेशन कहते हैं। इसका रीजन एंडोजेनिक फोर्सेज होती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। एनसीईआरटी क्या बोलता है इस बारे में, ये एक बार और देख लेते हैं। ऑल प्रोसेसेस दैट मूव एलिमेंट ऑफ बिल्ड अप पोर्शंस ऑफ अर्थ्स क्रस्ट कम अंडर डायस्ट्रोफिज्म। कोई भी प्रोसेस जिससे कि मूव अर्थ की क्रस्ट जो है वो या तो मूव होती है, एलिवेट होती है, या बिल्ट अप होती है, नई क्रस्ट बन जाती है। या क्रस्ट का पोर्शन, अर्थ की क्रस्ट का पोर्शन जो बन जाता है, ठीक है, अर्थ की क्रस्ट के पोर्शन में मूव होती है, एलिवेट होती है, बिल्टअप होती है, ये सब डायस्ट्रोफिज्म के अंदर आता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो चुका है। कोई भी अर्थ की क्रस्ट या उसका अर्थ की क्रस्ट का पोर्शन अगर मूव करता है, एलिवेट होता है, बिल्डअप, एलिवेट का मतलब ऊपर उठना, बिल्डअप मतलब नया बनना। ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो वो डायस्ट्रोफिज्म के अंदर आता है। अब डायस्ट्रोफिज्म भी कई तरीके का होता है। ठीक है, सबसे पहला आता है, दे इंक्लूड, सबसे पहला ओरोजेनिक प्रोसेस। देखिए, ओरो का मतलब होता है माउंटेन, ओरो का मतलब होता है माउंटेन, और ओरिजेनिक का मतलब होता है बर्थ। ठीक है, तो मतलब माउंटेन का ओरिजिन, बर्थ ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, ओरोजेनिक रेनफॉल भी होती है, ओरोजेनिक रेनफॉल भी होती है। जब हम माउंट क्लाइमेट पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा, वो उसका मतलब भी वही होता है, माउंटेन्स के की वजह से जो रेनफॉल होती है उसको ओरिजेनेटिक रेनफॉल कहते हैं, ओरिजेनिक रेनफॉल कहते हैं। ठीक है, तो ओरिजेनिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग माउंटेन बिल्डिंग। ओरिजेनिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, माउंटेन बिल्डिंग। मैंने आपको बताया ओरो का मतलब माउंटेन होता है, ओरो का मतलब पहाड़ होता है, तो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस जो होते हैं उनको हम ओरिजेनिक प्रोसेस कहते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, दो प्लेट्स मूव कर रही हैं। ठीक है, अगर वो दो प्लेट्स के मार्जिन कॉन्टिनेंटल हैं तो वो दोनों क्या होगा, कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगी, वो फ्यूज टुगेदर हो जाएंगी और ऐसे पहाड़ बना लेंगी, है ना। एक के ऊपर एक परत चढ़ जाएगी, फोल्डिंग होगी उनके अंदर, सीवियर फोल्डिंग होगी और वो पहाड़ बना लेंगी। ये बात तो बता दी थी मैंने, ठीक है ना। इन्वॉल्विंग माउंटेन बिल्डिंग थ्रू सीवियर फोल्डिंग, सीवियर फोल्डिंग की वजह से, फोल्डिंग समझ गए ना, ये दो 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 क्रस्ट है, ये दूसरे की तरफ चल रही है। ठीक है, तो ये दो क्रस्ट है क्योंकि ये दोनों कॉन्टिनेंटल मार्जिन है इनके, बता चुका हूं कॉन्टिनेंटल मार्जिन क्या होता है। तो ये दोनों कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगी इनमें से, ये दोनों बल्कि आगे जैसे बढ़ती जाएंगी तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ती जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर। ये जो बीच का जो रीजन है ना, बीच में जो सेडिमेंट्स है वो उनको ऊपर उठाएंगी, उनको इकट्ठा करेंगी। अरे यार, बीच में रेत रखा हुआ फैला के हाथ से आगे करो तो रेत की चोटी नहीं बन जाएगी, वही सेम यहाँ पे हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो वो चोटियां बन जाएगी, वो पहाड़ बन जाते हैं। और ये एक ही नहीं होता, पूरे माउंटेन रेंजेस बनते हैं 10, 20, 50 किलोमीटर। ठीक है, चलिए, तो थ्रू सीवियर फोल्डिंग की वजह से माउंटेन बिल्डिंग हो रही है, एंड अफेक्टिंग लॉन्ग एंड नैरो बेल्ट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट। अब एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट बोल रहा है कि अफेक्ट कर रहा है लॉन्ग एंड नैरो बेल्ट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट। देखिए, ये दो कॉन्टिनेंट है, ये दो कॉन्टिनेंट्स टकराए, ठीक है, तो यहाँ पे माउंटेन रेंजेस बन गई। ठीक है, समझ आ गए। अब इसमें एक चीज सोचने वाली है, कॉन्टिनेंट्स तो बहुत बड़े, हजारों किलोमीटर लंबे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट नीचे हजारों किलोमीटर लंबा है, ऊपर एशियन कॉन्टिनेंट उससे भी कई गुना ज्यादा लंबा है। लेकिन जो माउंटेन है, सपोज कीजिए इंडियन है, ये हमारा एशियन है, साइड साइड में कर दिया, वैसे ऊपर नीचे है, ठीक है। लेकिन ये जो ये रेंजेस हैं, ये तो मुश्किल से 10, 20, 50 किलोमीटर की विड्थ में ही है ना। बाकी तो हजारों किलोमीटर पे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा उसका। तो ये कहना चाह रहा है कि नैरो बेल्ट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट, एक छोटी सी बेल्ट है अर्थ क्रस्ट की, सिर्फ उसी को इंपैक्ट करता है ये ओरिजिनेटिंग फोर्सेस। ये बात इसने क्यों बोली यहाँ पे कि छोटी सी बेल्ट को, नैरो बेल्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट। अरे सही है ना, पहाड़ तो छोटी सी जगह पे ही होते हैं ना, एक लाइन में होते हैं, लंबे होते हैं वो, लेकिन उनकी चौड़ाई कम होती है क्योंकि वो उन दोनों कॉन्टिनेंटल का जो एरिया, उनको थोड़े से एरिया को, जहां जहां पे एजेस है, सपोज की ये दो कॉन्टिनेंट्स है, ये जो एजेस है सिर्फ यहीं पे बनेंगे पहाड़। ऐसा तो नहीं यहाँ भी पहाड़ बन गए, नहीं, इतना नहीं होता, सिर्फ 10, 20, 50 किलोमीटर के रीजन में ही पहाड़ बनते हैं। ठीक है, क्यों बताए आगे बताता हूं। एपिजेनिक प्रोसेस सेकंड पे, फर्स्ट क्लियर हो गया हमारा ओरिजेनिक प्रोसेस। ओरिजेनिक प्रोसेस में क्या होता है, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है, किसके थ्रू, सीवियर फोल्डिंग के थ्रू माउंटेन बिल्डिंग होती है। और क्या इफेक्ट होता है, लॉन्ग एंड नैरो बेल्ट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट इफेक्ट हो जाती है, लंबी लेकिन नैरो, पतली। ऐसा नहीं कि पहाड़ यहां तक फैल जाएंगे, नहीं, छोटी सी रीजन में ही सीमित रहते हैं पहाड़। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। आगे आइए, सेकंड है एपिरोजेनिक प्रोसेसेस। एपिरोजेनिक प्रोसेसेस मतलब अपलिफ्टमेंट हो रही है,
एपियोजेनिक जेनेटिक फोर्सेस का मतलब अपलिफ्टमेंट हो रही है अर्थ के लार्ज रीजन में, बहुत बड़े हिस्से में, मतलब ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट ही उड़ जाएगा। यहां पे कुछ हलचल होगी जिसकी वजह से पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट या तो उड़ जाएगा। मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारा इंडियन कॉन्टिनेंट है, जब इंडियन कॉन्टिनेंट यूरेशियन कॉन्टिनेंट से टकराया, ये मान लीजिए ये यूरेशियन है, ये हमारा इंडियन कॉन्टिनेंट है, ये यहां पे टकराया, ठीक है, तो यहां पे पहाड़ बने, ठीक है। एक बात ध्यान देने होगा, इस रीजन की प्लेट की मूवमेंट यहां पे ज्यादा तेज थी, यहां पे थोड़ी कम थी। इस वेस्ट में प्लेट मूवमेंट थोड़ी कम थी, यहां पे थोड़ी ज्यादा थी। ये मैं आगे जीएस में बताऊंगा। इसी का रीजन है कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो पहाड़ों की चौड़ाई है रेंजेस की वो ज्यादा है, यहाँ पे कम है, क्योंकि धीरे धीरे सेडिमेंट चेंज हो रहे थे। यहाँ पे सेडिमेंट एकदम से उठे हैं, तो ये इस तरीके से गया है यूं। पहले ये यहां था, ये इस तरीके से आगे गया है, ठीक है। जब ये इस तरीके से आगे गया और इससे प्लेट टकराई, तो ये हिस्सा उस वाली प्लेट के नीचे थोड़ा दब गया था, क्योंकि पहाड़ बने थे उस रीजन पे, इस पूरे रीजन पे काफी वो पड़ा था, दबाव पड़ा, तो ये हिस्सा थोड़ा दब गया। जब ये हिस्सा थोड़ा दबा तो इसकी वजह से ये हिस्सा उठ गया, समझ रहे। जब पहाड़ बने तो ये रीजन जो ये पूरा दबा, ये रीजन पूरा दबा, और ये रीजन जब दबेगा तो कहीं ना कहीं से तो उठेगा भी। ये रीजन पूरा उठ गया तो हमारे वेस्टर्न घाट्स बने, समझ रहे हैं। वेस्टर्न घाट्स क्या है, आप इधर से चलिए, ईस्ट से आप चलते रहिए, आपको कोई पहाड़ नहीं दिखेगा। यहां पे जब आप पहुंचेंगे आपको अचानक सामने खाई दिखेगी, बहुत कम स्लोप है, स्लोप बहुत कम है, पता नहीं चलता कि हम स्लोप पे चल रहे हैं। अचानक से एकदम से आपको पता चलेगा कि आगे खाई है। क्यों? क्योंकि ये हिस्सा यहां से पूरा उठ गया, आगे कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया आ गया, वो बहुत नीचा है, वो मैं जीएस में अच्छे से समझाऊंगा। कहने का मतलब ये है, ये एपिरोजेनिक फोर्स उसमें आएगा। ये पूरा का पूरा कॉम्पैक्ट, एक लार्ज रीजन पे बहुत बड़े माउंटेन बिल्डिंग में क्या होता है, माउंटेन बिल्डिंग में लंबी चेन बन रही है माउंटेन्स की, लेकिन उसकी विड्थ बहुत छोटी है, सिर्फ माउंटेन्स के मार्जिन पे ही माउंटेन्स बन रहे हैं, दोनों मार्जिन जहां टकरा रहे हैं वहीं पे माउंटेन्स बन रहे हैं, ये रीजन बस। लेकिन यहां पे पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट पे इंपैक्ट हो रहा है। इनको हम माउंटेन बिल्डिंग बोलते हैं, इनको हम कॉन्टिनेंट बिल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। अभी बताऊंगा आगे। इन्वॉल्विंग अपलिफ्ट और वार्पिंग, इसमें क्या होता है, अपलिफ्ट या वार्पिंग। वार्पिंग मतलब क्रस्ट की फॉर्म में चेंज होना। अप वार्पिंग भी हो सकती है, डाउन वार्पिंग भी हो सकती है। जब क्रस्ट ऊपर उठती है तो उसको अप वार्पिंग बोलते हैं, जब क्रस्ट नीचे जाती है तो उसको डाउन वार्पिंग बोलते हैं। एपिरोजेनिक में जनरली अप वार्पिंग ही होती है, ठीक है। ऑफ द लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट, क्या कह रहा है, एपिरोजेनिक प्रोसेस में अपलिफ्टमेंट होती है, वार्पिंग होती है लार्ज पार्ट ऑफ क्रस्ट की, समझ गए, वहां पे छोटे पार्ट की हो रही थी। समझ आ गया? यहां तक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक पता ही है, इन्वॉल्विंग लोकल रिलेटिव माइनर मूवमेंट्स, छोटी मोटी मूवमेंट्स होती है लोकली। वो मूवमेंट हमें इंपैक्ट ज्यादा कर रही है, वो अलग चीज है, हमारे लिए हजार्डस है, लेकिन अर्थ के रिलेशन में जब हम देखें तो मूवमेंट्स लोकल मूवमेंट्स ही होती हैं। दो प्लेट्स कहीं से हल्का फुल्का इनके एजेस टकरा गए, हलचल हो गई, अर्थ से तो कुछ भी नहीं, अर्थ को तो पता भी नहीं चलेगा, हमें पता चल रहा है, वो अलग चीज है, हमारे लिए डेंजरस है, वो अलग चीज है, वो छोड़ दो। लेकिन अर्थ के लिए कुछ भी नहीं है, अर्थ के लिए तो लोकल, अर्थ के उससे ज्यादा लोकल ही होते हैं ना, एक ही सेंटर होता है कहीं पे, वहीं पे जाके अर्थ क्या बोलते हैं फोकस होता है, वहीं पे मतलब जो होती टक्कर होती है, बाकी तो इंपैक्ट फैल जाता है उसका, वो हमारे लिए खतरनाक है। नेक्स्ट आ गया हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स। अब ये तीनों चीजें का रीजन प्लेट टेक्टोनिक्स ही है। क्या होता है प्लेट टेक्टोनिक्स? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ क्रिस्टल प्लेट्स, ये हमें पता ही है, क्रिस्टल प्लेट्स है, हमारी जो क्रस्ट है वो अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है, और उन प्लेट्स में मूवमेंट होती रहती है कन्वेक्शन करंट के अकॉर्डिंग। जहां से कन्वेक्शन करंट ऊपर उठते हैं और वो फैलते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग प्लेट्स की मूवमेंट होती रहती है। ये बात तो हमने पता पढ़ लिया पहले। तो कन्वेक्शन करंट की वजह से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है क्रिस्टल प्लेट में, उसको हम प्लेट टेक्टोनिक्स बोलते हैं। इनफैक्ट ये ऊपर के तीनों है, ये इन्हीं की वजह से, अगर प्लेट टेक्टोनिक्स ना हो तो ये तीनों भी ना हो, ना तो माउंटेन बनेंगे, ना एपिरोजेनिक होगा ही नहीं, है ना। प्लेट मूवमेंट नहीं होगी तो, और अर्थक्वेक तो आएंगे ही नहीं, प्लेट मूवमेंट नहीं होगी तो अर्थक्वेक कैसे आएंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट था डायस्ट्रोफिज्म का, फर्स्ट पैराग्राफ उस टॉपिक का खत्म हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम इन्हीं चीजों के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। चलिए, डायस्ट्रोफिज्म के 4 पार्ट्स हैं, उनके बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। 4 बातें बताई उसने। अब उन्हीं से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बता रहा है, एनसीईआरटी में बताए गए, उनको देख लेते हैं जरा क्या कह रहे हैं, बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक द क्रस्ट इज सीवियरली
डिफॉर्म्ड इनटू फॉल्ट्स। हमें पता है कि ओरोगेनी में जो क्रस्ट है वो सीवियरली, बहुत ही खतरनाक तरीके से डिफॉर्म की जाती है। कैसे? जहां पे प्लेन था, बीच में सेडिमेंट्स पड़े थे, तो दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स पास आई, तो बीच का सेडिमेंट जो है वो ऊपर उठता गया, इकट्ठा होता गया, उठ के गया, और वो जो सब जो मैटर है जो कॉन्टिनेंट्स का, वो एक दूसरे में फ्यूज हो गया। तो हुआ तो कम रीजन में, एक नैरो लाइन है बहुत लंबी कॉन्टिनेंट्स के मार्जिन के दोनों तरफ एजेस पे, लेकिन बहुत सीवियर फोल्डिंग है। समझ रहे हैं ना भाई? ये देखिए ना, ये प्लेन है, प्लेन से 8000 फीट ऊंचा, 8000 मीटर ऊंचा, तो इसका मतलब सीवियरली फोल्ड हुआ है ना। एवरेज हाइट जो है, सबसे ज्यादा ऊंचाई कितनी है? 8800, है ना। तो सीवियर सीवियर फोल्डिंग हुई है। ऑन दी अदर हैंड, इपिरोग्राफी में ड्यू टू एपिरोजेनी देयर में बी सिंपल डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन सिंपल होती है। मैंने क्या बताया था कि इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट एक तरफ से हल्की सी उठ गई, बस इतनी हुई डिफॉर्मेशन। बहुत सिंपल डिफॉर्मेशन है, बहुत लंबे टाइम में होती है। समझ रहे हैं? बस ये इधर से उठ गई है, और ये इतनी सिंपल है। हम अगर चलते रहे ना ईस्ट वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, हमें पता भी नहीं चलेगा। हम ईस्ट कोस्ट से इंडिया के वेस्ट कोस्ट की तरफ अगर चलेंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा कहीं पे स्लोप है, थकान भी नहीं होगी, पता नहीं चलेगा, एकदम से जाते सीधा खाई आ जाएगी, इतना जेंटल स्लोप है। ठीक है, तो एपिरोजेनी में जो डिफॉर्मेशन है वो सिंपल होती है, मतलब हमें जल्दी से नोटिस नहीं कर सकते, ये कह रहे हैं। ओरोजेनी इज माउंटेन बिल्डिंग। ओरोजेनी जो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है, ये बात याद रखनी है, रट लेनी है। ओरोजेनी इज माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, वाइल वेयरएज एपिरोजेनी इज कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस। ओपिरोजेनी से पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट बन जाता है, या इंपैक्ट पड़ता है कॉन्टिनेंट पे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट टिल्ट हो गया। इनफैक्ट जब हिमालय बने, तो जब प्लेट ने पुश किया, और ज्यादा पुश किया, तो हिमालय के पीछे क्या रीजन है, उस पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। क्या है? तिब्बतन प्लेट्यू। तिब्बतन प्लेट्यू की हाइट जो है एलिवेट हो गई, इसी वजह से आज उसको हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, तिब्बतन प्लेट्यू को। समझ रहे हैं? सबसे और जरा ऊंचाई, पहले वो इतना ऊंचा नहीं था, हिमालय बनने के बाद क्योंकि इधर से प्लेट ने पुश किया, तो वो रीजन भी उठा, पीछे का, यहां का भी उठा, पीछे का भी उठा। भाई इंडियन सब कॉन्टिनेंट तो उठाई, वेस्टर्न घाट्स बने, तिब्बतन प्लेट्यू की भी ऊंचाई बढ़ गई थी, एलिवेशन हो गया था, तो पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट का ही स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है इसमें। सेकंड, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ओरोजेनी, ओरोगेनी में, एपिरोजेनी में, अर्थक्वेक में, और प्लेट टेक्टोनिक्स में, देयर कैन बी फोल्डिंग एंड फ्रैक्चरिंग ऑफ क्रस्ट। अब ये कह रहा है इन चारों प्रोसेसेस से, कौन कौन से चार प्रोसेस है? ओरोजेनी, एपिरोजेनी, अर्थक्वेक और प्लेट टेक्टोनिक्स। इन चारों प्रोसेसेस से क्या होता है? फॉल्टिंग एंड फ्रैक्चरिंग ऑफ क्रस्ट। ये तुम्हें पता चल गया, इन चारों प्रोसेस से फॉल्टिंग और फ्रैक्चरिंग होती है। लेकिन फॉल्टिंग और फ्रैक्चरिंग में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। क्या? ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट बीच में टूट गई, इसको बोलेंगे फ्रैक्चरिंग। समझ गए? पता चल गया, हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चरिंग हो जाती है ना। किसी फॉर्म में हो सकती है, वो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे भी हो सकती 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 है, ऐसे भी। समझ आ गया? फॉल्टिंग में ऐसा नहीं होता। फॉल्टिंग में ये दो क्रस्ट जो है, इनके बीच में दरार बन जाती है और एक दूसरे दूर जाने लगती है, इसको फॉल्टिंग बोलते हैं। तो इन चारों प्रोसेस की वजह से फॉल्टिंग भी हो सकती है और फ्रैक्चरिंग भी हो सकती है। समझ गए? फॉल्टिंग और फ्रैक्चरिंग का डिफरेंस याद रखिएगा। वैसे जीएस में इन सभी टर्म्स के ऊपर मैं अलग से एक क्लास लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। ऑल दीज प्रोसेसेस, कौन कौन से प्रोसेसेस? ये चारों, ओरोजेनी, एपिरोजेनी, अर्थक्वेक और प्लेट टेक्टोनिक्स। ये चारों प्रोसेस की वजह से क्या होता है? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये चारों प्रोसेस की वजह क्या करते हैं? कॉज करते हैं वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर चेंज। किसमें? रॉक्स में, जिसकी वजह से रॉक्स का मेटामॉर्फिज्म हो जाता है। समझ आया? इन चारों प्रोसेस की वजह से प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम में चेंज आता है। बताया तो था ना, जब अपलिफ्टमेंट होती है तो ऊपर का माल नीचे चला जाएगा, नीचे का ऊपर आ जाएगा, तो उनका वॉल्यूम भी चेंज हो गया। जब उनके ऊपर से प्रेशर हट गया तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। प्रेशर तो कम हो ही रहा है, बदल ही रहा है। जो नीचे जाएगा उस पर प्रेशर बढ़ जाएगा, जो ऊपर आएगा उस पर प्रेशर घट जाएगा, और टेम्परेचर भी चेंज होगा। ऊपर जो ऊपर जाएगा उस पर टेम्परेचर कम होगा, जो नीचे होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो जब ये तीनों चीजें चेंज होती हैं रॉक्स में, तो क्या होता है? कौन सा प्रोसेस होता है? मेटामॉर्फिज्म ऑफ रॉक्स। तो रॉक्स का मेटामॉर्फिज्म हो जाता है। तो मेटामॉर्फिज्म के लिए भी यही चारों प्रोसेस जिम्मेदार है। समझ गए? मेटामॉर्फिज्म का मतलब मैंने बताया था ना, पढ़ाया मेटामॉर्फिज्म के बारे में, पूरा चैप्टर, पूरे का पूरा टॉपिक पढ़ाया हुआ है कि रॉक्स जो है, रॉक से क्रिस्टल की स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो वो रॉक ही बड़ा अपना स्ट्रक्चर पूरा चेंज कर लेता है। समझ गए? तो ये टॉपिक यहाँ खत्म हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो वोल्केनिज्म के बारे में।
एंडोजेनिक प्रोसेसेस जो होते हैं दो तरीके होते हैं, डायस्ट्रोफिज्म और वोल्केनिज्म। तो डायस्ट्रोफिज्म खत्म हो गया, डायस्ट्रोफिज्म से रिलेटेड जो कुछ एनसीईआरटी में लिखा था वो पढ़ा दिया, वो सब यहाँ पे समझा दिया अच्छे से, फालतू ही समझा दिया। अब इस डायस्ट्रोफिज्म से रिलेटेड और भी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन वो जीएस में बताएंगे, उसकी टेंशन मत लो, बता दूंगा अच्छे से। नेक्स्ट क्लास हमारी वोल्केनिज्म के बारे में होगी। तब तक इसको वीडियो को बार बार देखिए, समझ नहीं आ रहा कमेंट कीजिए, दोबारा बताऊंगा, और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।